बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, पाकिस्तान में मौसम कैसा भी हो, सियासी पारा अक्सर और बेशतर हाई रहता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो सियासत में शिद्दत भी बढ़ती जा रही है और इस सियासी हिद्दत में ईशाई सियासत को मजीद तवाना कर रहे हैं। अभी जहांगीर तरीन ग्रुप के ईशाइयों और नाश्तों का शोर थमा नहीं था कि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ मियां शहबाज शरीफ ने भी अपोजिशन जमातों के एजाज में इशाइये रख दिए हैं और जहांगीर तरीन ग्रुप के बारे में तो यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने तमाम अहदाफ हासिल कर लिए हैं। पंजाब हुकूमत और विफाक हुकूमत को प्रेशराइज किया, अपने मुतालबात बनवाए और उनके खिलाफ पार्टी में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। शहबाज शरीफ की मेजबानी में होने वाले इशाइये में मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी, दीगर अपोजिशन जमातें भी शामिल होंगी और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी का वफ्द भी शिरकत करेगा। इस वफ्द की शिरकत पीडीएम की बहाली में बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है। और इन खबरों के साथ एक और अहम खबर यह है कि चौधरी निसार 3 साल बाद अपनी सूबाई असम्बली की नशिस्त का हलफ उठाने असम्बली पहुंचे। 2018 में होने वाले इंतखाबात में चौधरी निसार अली खान कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तें, जो कि एक NA 63 थी और दूसरी NA 59 थी, PTI के जो गुलाम सरवर खान है उनसे हार गए थे। लेकिन PP 10 से अपनी सूबाई असम्बली की सीट बतौर आज़ाद उम्मीदवार जीत ली है। सीटें हारने पर चौधरी निसार अली खान ने धांधली का इल्जाम लगाया और कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की और एहतजाजन अपनी सूबाई असम्बली की सीट का हलफ ना उठाया। इसी दौरान हुकूमत अब ये ऑर्डिनेंस ला रही है कि 3 माह तक अपनी नशिस्त का हलफ ना उठाने वाला रुकन असम्बली अपनी सीट से डी सीट हो जाएगा और री इलेक्शन होंगे। नज़ीर लगारी साहब सीनियर तजिया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ शामिल हुए हैं, बहुत शुक्रिया आपका अमीर अब्बास साहब। अमीर अब्बास साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अमीर अब्बास साहब, मैं नज़ीर लगारी साहब से होते हुए आपकी तरफ आता हूँ। नज़ीर लगारी साहब, सर बताइएगा, बज़ाहिर आप समझते हैं कि जिस तरह से एनालाइज किया जा रहा है सूरत हाल को कि जहांगीर खान तरीन साहब अपने तमाम अहदाफ हासिल कर चुके हैं, क्या वाकई ऐसा हुआ है? देखें, इस हुकूमत के होते हुए अहदाफ हासिल करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। सबसे बड़ी मुश्किल तो PMLN को होनी थी ना, उसको नहीं हुई है। PMLN के एक जो रहबर हैं जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, उनको सजाएं और उनकी नाअहली जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई, फिर उनको एक सज़ा हुई और जो बातिल हो गई, और फिर दूसरी सज़ा हुई जो अभी तक मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद वो बैरून मुल्क मौजूद हैं और उनको 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। तो अहदाफ हासिल करना किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं होता है। हुकूमत तो ज़ाहिर है एक उनको तराना आता है या गाना आता है कि NRO नहीं दूंगा, और फिर NRO हो भी जाता है। तो इस तरह के NRO जहांगीर तरीन साहब को मिल जाना कोई हैरत अंगेज बात नहीं होगी। और ये हुकूमत अगर जहांगीर तरीन साथ नहीं खड़े हैं तो हुकूमत के गिरने में कोई वक्त ही नहीं लगेगा। इसलिए उन्हें हर हालत में जहांगीर तरीन साहब को राजी रखना था और अपना वो बयानिया भी जिंदा रखना था कि जनाब हम तो छोड़ते नहीं हैं। अब आते हैं जनाब चौधरी निसार साहब की हल बर्दारी की तरफ। तो एक तो यह है कि उन्हें पहले ही हल्फ उठा लेना चाहिए था। आपको अवाम ने मुंतखब किया था और एक काबिल एहतराम असम्बली के लिए जो पंजाब असम्बली है उसकी एक तारीख है और उसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग उसके रुकन रहे हैं, तो उसको इतनी कम चीज़ नहीं समझना चाहिए था, पहले ही हल्फ उठा लेना चाहिए था। और अपनी उस हार को जो पार्टियों ने अपनी रिजर्वेशन के बावजूद तस्लीम किया था, PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने और इवन मौलाना फजल रहमान ने तस्लीम किया था। उनके बेटे अब भी असम्बली में बैठते हैं। तो अगर उन्होंने तस्लीम कर लिया तो अपनी शिकस्त को आप भी तस्लीम कर लेते और आकर पंजाब असम्बली की नशस्त पर बैठ जाते, कोई ऐसी बात नहीं थी। चलें, अब आप आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत ने और ट्रेजरी ब्रांच ने जो तर्ज अमल अख्तियार किया वो अफसोसनाक भी है और गैर आइनी भी है। अफसोसनाक ये है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों मौजूद नहीं थे और जो चेयरमैन प्रिजाइड कर रहे थे वो उनकी पूरी की पूरी हैसियत और अख्तियारात वही होते हैं जो स्पीकर के होते हैं और हाउस के अंदर उनकी हैसियत स्पीकर की ही होती है और उन्हें हल्फ उनसे उठवाने में कुछ तामुल नहीं होना चाहिए था, बल्कि उन्होंने गैर आइनी इक़दाम किया है और आइन को उन्होंने सबवर्ट किया है। मेरा तो बल्कि ये कहना है कि सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वो ऐसे ही है जैसे आपने एब्रोगेट किया हो आइन को और आइन के आर्टिकल 6 को प्रोवोक किया हो। तो वो भी जिस चेयरमैन साहब ने ऐसा किया है
जो प्रिजाइड कर रहे थे उनके साथ ये कार्रवाई भी हो सकती है। अगर हुकूमत ऐसी हो और अगर एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऐसी हो तो वो इस तरह कर सकती है, लेकिन राइट सर, करेंगे। बिल्कुल ठीक तो है। अमीर अब्बास साहब, सर आप क्या कहेंगे, रातों रात हुकूमत गिरने की बातें शुरू हो गई, तरीन ग्रुप के सामने आने की, सख्त जुमलों का तबादला शुरू हो गया और अगले ही दिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वही तमाम जो स्पोक्स पर्सन हैं जो खिलाफ बोल रहे तरीन ग्रुप के, वो मीडिया पर उन्होंने चढ़ाई कर दी कि जनाब आप लोग वेट कर रहे थे, होना कुछ भी नहीं था, हुकूमत को खतरा नहीं था। तो क्या वाकई सर ये एनआरओ वाली बात है कि एनआरओ मिल गया इनको, तरीन साहब को? जी, प्राइम मिनिस्टर किस तरह अली जफर साहब के नीचे एक कमेटी बना सकते हैं? इमरान खान साहब कहते थे दो नहीं एक पाकिस्तान। आज मुझे अगर कोई शिकायत है, लगारी साहब को कोई शिकायत है, इस मुल्क में कितने भी लोग हैं जिनको इस मुल्क की पुलिस के साथ शिकायत है, क्या आप उन सबको ये सहूलत देंगे कि आप किसी सेनेटर के नीचे, किसी कौमी असम्बली के रुकन के नीचे एक इंक्वायरी कमेटी बनाए कि उसके साथ ज्यादती हो रही है या नहीं हो रही? इस मुल्क में कितने ही लोग हैं जिनके साथ रोजाना ब्यूरोक्रेसी बदतरीन रवैया इख्तियार करती है, क्या उनको आप हक नहीं देंगे कि उनके लिए इसी किस्म की कोई कमेटी बनाई जाए? इस मुल्क में कितने लोग हैं जिनको रोजाना पटवारी से लेके और सरकार का तगड़े से तगड़ा अफसर तक जलील करता है, रुसवा करता है, हेट समझता है, विक्टिमाइजेशन करता है, इनसे कानूनी कार्रवाइयां होती हैं, इदारे इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह जहांगीर तरीन के कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ इदारे इस्तेमाल हो रहे हैं, इस मुल्क में रोजाना की बुनियाद पे हजारों लोग हैं जिनकी ये दुहाई है कि उनके खिलाफ कोई और ताकतवर फरीक जो है वो इदारों को इस्तेमाल कर रहा है। तो मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि प्राइम मिनिस्टर किस तरह से एक कमेटी बना सकते हैं। अच्छा, फिर उस कमेटी की हैसियत क्या है जहांगीर तरीन को फैसिलिटेट करने के लिए? यानी अगर वो कमेटी कह रही थी अली जफर साहब की कि जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हो रही है या कोई ऐसी दफा लगा देगी जो नहीं लगनी चाहिए, तो क्या वो कमेटी फिर एफआईए को कहेगी कि आप ये काम ना करें? कैसे कह सकती है? आप तो इदारों के इंडिपेंडेंस की बात करते थे। अगर आपके नीचे इदारे जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती कर रहे हैं और एक कमेटी कह रही है कि वो गलत कर रहे हैं इदारे, इसका मतलब है कि आपने दूसरे लफ्जों में तस्लीम कर दिया कि आप इदारों को रिफॉर्म नहीं कर पाए। आपने तो इदारे ऐसे बनाने थे ना कि जो किसी के साथ ज्यादती न करे तो किसी के सामने झुके नहीं, तो झुकने को ताकतवर के सामने न कमजोर के साथ ज्यादती करनी थी। तो मुझे तो इस बात को समझ में आती है कहीं कहीं एनआरओ का आगाज हो जाता है कि आपने जहांगीर तरीन के साथ एक स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब डीपीओ लोधरा का जो ट्रांसफर हुआ है सैयद करार हुसैन का, सारे पाकिस्तानी अखबार भरे पड़े हैं इस खबर से कि ये तरीन ग्रुप और उनके जो हमख्याल लोग हैं उनके कहने पर हुआ है। उससे पहले मियां मालिक मंडी बहाउद्दीन के जो डीपीओ थे अली रजा, उनका तबादला हुआ पीएमएल-क्यू के कहने पे। तो ये छोटे छोटे एनआरओ नहीं दे रहे अगर इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत तो क्या कर रही है? एक तरफ कहते हैं कि हम इक़्तिदार को मार देंगे, हम असेंबलियां डिसॉल्व कर देंगे, हम नया इलेक्शन करवा देंगे अगर हमें हमारा बॉस। वो कहते हैं, ये भी धमकी देते हैं, कहने वाले कहते हैं कि ये भी धमकी देते हैं लाने वालों को जब 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 कोई खटपट हो जाती है तो उसके जवाब में। मैं समझ नहीं सका जी, आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा चलिए, आप कंप्लीट कीजिए प्लीज बात अपनी। मैं तो नहीं समझता कि इमरान खान साहब ये जहांगीर तरीन केस में फेयर प्ले कर पाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी हुकूमत 40 लोग हैं पंजाब में और मरकज में जो जहांगीर तरीन ने क्लेम किया कि उनके साथ हैं, और वो 40 लोग बासानी अगर वो आज फैसला कर लें तो कल का सूरज शुरू नहीं होगा इमरान खान के इक़्तिदार का। और आपने उसको बचाने के लिए यही तो वो कॉम्प्रोमाइजेस थे जो नवाज शरीफ को भी करने पड़ते थे। जब पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को साथ बिठाया था तो हम क्या कहते थे कि पीपल्स पार्टी ने एक कातिल जमात को, एक दहशतगर्द जमात को साथ बिठाया, उनकी भी मजबूरी थी बिठाना कि उनको इक़्तिदार बचाना था। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने भी अपने साथ जिनको बिठाया था उन पर भी तनकीद होती थी कि आप इनको क्यों साथ बिठा रहे थे, वो भी कहते थे कि उन्हें इक़्तिदार बचाना है, जारी बात है। तो अगर इमरान खान ने भी इक़्तिदार ही बचाना है अपना, अच्छा फिर इक़्तिदार बचा के अगर उस इक़्तिदार से कुछ मिल रहा हो, कोई तब्दीली आ रही हो, मंशूर पर अमल हो रहा हो,
तो भी हम सीने से लगा लें आपके समझौतों को, आपके कॉम्प्रोमाइजेस को, तो भी हम इस सेक्टरों को सीने से लगा लें, हम सेक्टर आज बना लें, लेकिन डिलीवर कुछ नहीं हो रहा। परफॉर्मेंस जो है वो इंतहाई मायूस कुन है, सिवाय ये इकोनॉमी के हवाले से जो 2-4 चीजें बेहतर हुई है, बाकी सारे शोबे आप उठा के देख लीजिए वो बर्बाद हुए चले जा रहे हैं। राइट सर वापस आता हूं मैं जरा लगारी साहब की तरफ बढ़ना है मुझे। नजीर लगारी साहब, जी नजीर लगारी साहब, सर जो निसार साहब के बारे में आप बात कर रहे थे, जो निसार साहब जो इस वक्त हलफ उठाया है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? हुकूमत को अपसेट करने के लिए कुछ किया जा रहा है? क्योंकि इनकी सपोर्ट भी बहुत से हलकों की तरफ से आती है निसार चौधरी साहब की, क्या मामला है? एक तो ये कि हल्फ नहीं उठाया, आखिरी खबर ये थी कि उन्होंने हल्फ नहीं उठाया, उनसे हल्फ नहीं लिया गया। अगर रात में या किसी वक्त उठा लिया है तो ये मेरे इल्म में नहीं है। आप इस बात की तस्दीक करेंगे? जी बिल्कुल, ये अभी हल्फ नहीं उठाया और ये जो है वो कह रहे हैं कि मैं अदालत जाऊंगा इसके ऊपर। तो जो भी है, लेकिन ये कि चौधरी निसार अली खान एक शख्सियत का, एक फर्द का नाम है, जो चक्री रावलपिंडी से ताल्लुक रखते हैं, जो पुठवार के इलाके में हैं, जिनका अपने हल्के के अंदर एक हद तक असर मौजूद है। वो ये कह रहे थे कि मैं आकर हालात को कंट्रोल करूंगा, तो पाकिस्तान के हालात उनके कंट्रोल होने के नहीं हैं। वो किसी भी जमात के अंदर शामिल नहीं है, ना वो पीटीआई में है, ना वो पीएमएलएन में है, ना वो पीपल्स पार्टी में है, ना वो पीएमएलक्यू में है। वो एक फर्द वाहिद हैं और अपनी जो उनकी साबका पार्टी है और जिसके साथ उन्होंने तकरीबन 33 साल गुजारे हैं, उस पार्टी में वो कबूल किए जाने के काबिल नहीं है। कोई एक भी जो उनका साथी था या मुखालिफ था, उनके साथ मिलने के लिए और बैठने के लिए तैयार नहीं है। ख्वाजा आसिफ जेल में हैं, लेकिन वो उनके साथ नहीं मिलना चाहते हैं। उनके साथ वो उनके दोनों वजीर थे, दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं करते थे। परवेज रशीद उनसे मिलने को तैयार नहीं होंगे और एक तारिक फातमी साहब हुआ करते थे सफारतकार, वो कभी भी उनसे नहीं मिलेंगे और बहुत से और लोग उनकी पार्टी के जो हैं वो भी उनसे नहीं मिलेंगे। वो मियां नवाज शरीफ के बाद बगैर किसी बुनियाद के एक ताकतवर शख्सियत थे, अब वो नहीं रहे हैं और लोग उनकी डिक्टेशन से तंग आ चुके थे। वो अब उनकी वो लहजे को सुनने के लिए तैयार नहीं है पार्टी के अंदर। वो लहजा तो खैर मियां नवाज शरीफ भी अपनी पार्टी में कभी इस्तेमाल नहीं करते, जो चौधरी निसार अली खान किया करते थे। मेरे ख्याल में उनका पॉलिटिकल स्पेस अपने हल्के की हद तक है और कहीं भी नहीं है। मुझे मालूम है, मेरे सामने ऐसा हुआ कि वो एक होटल में बैठकर इमरान खान साहब के साथ नाश्ते किया करते थे, लेकिन ये इससे पहले के जमाने की बात है, मुशर्रफ दौर की और बाद में पीपल्स पार्टी के दौर की, कि इनके नाश्ते एक साथ होते थे। और उन्होंने बहुत फैसिलिटेट भी किया था इमरान खान साहब को जब हुकूमत थी मियां नवाज शरीफ की। लेकिन वो इमरान खान भी वो अपने साथ किसी और इमरान खान को पैदा करने की हिम्मत नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में उनका सियासी किरदार इसके अलावा कोई नहीं है कि वो एक पार्लियामेंटेरियन है, एक मंझे हुए सियासतदान है और एक हद तक मैं ये भी कह सकता हूं कि उनके ऊपर या उनकी जात के ऊपर कोई छींटे नहीं हैं। लगारी साहब, तहरीके इंसाफ में शामिल होने के चांसेस हैं? क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि इलेक्शन से पहले काफी ज्यादा कहा गया इमरान खान साहब की जानिब से निसार साहब को कि आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ज्वाइन कर लें। मेरे ख्याल में ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आती है। इमरान खान, अलीम खान, जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी को भी अगर चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनका किरदार कबूल करने को तैयार नहीं थे, तो क्या ख्याल है आपका कि वो चौधरी निसार का किरदार कबूल करेंगे? वो आप कोई अगर नया बंदा ढूंढेंगे तो उस्मान बुज़दार से भी परले दर्जे का होगा, यानी कारकर्दगी में और अपनी शख्सियत में। वो किसी और को पंजाब में भुट्टो साहब हर को हीरो के तौर पर नहीं देखना चाहते थे, तो क्या ख्याल है कि आपका इमरान खान जो है वो चौधरी निसार को पंजाब के हीरो, शेर पंजाब के तौर पर देखना चाहेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है। सर, आप किस तनाजुर में, अमीर अब्बास साहब किस तनाजुर में देख रहे हैं इस वक्त आके जो निसार साहब का हलफ उठाने की बात करना, क्या करना चाह रहे हैं निसार चौधरी साहब? तो सबसे पहले चौधरी निसार साहब की जो मुनाफत है
मुझे तो उस पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है इस सोसाइटी का हिस्सा होते हुए, जिसको चौधरी निसार जैसी जो ताकतवर सियासी अशराफिया है वो स्टूपिड समझती है, वो नॉनसेंस समझती है, और वो जाहिल और बेवकूफ समझती है और बेहिक भी समझती है। यानी तकरीबन 3 साल तक चौधरी निसार अली खान ने हक नहीं उठाया पंजाब असेंबली का, सिर्फ इसलिए नहीं उठाया कि पंजाब असेंबली उनके शायान शान नहीं है। चौधरी निसार अली खान खुद को पाकिस्तानी सियासत के जिले इलाही समझते हैं और वो नहीं ये गवारा कर सकते थे कि वो कहां पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखिला और 8 दफा के MNA और फेडरल मिनिस्टर, और आप वो जाके पंजाब असेंबली की एक सीट पे अपोजिशन की कुर्सी पे बैठ जाए। अगर आप हेट समझते थे इस सवाल, नीच समझते थे इस सवाल, और अपने कद से छोटा समझते थे, तो आपको तो पहले भी नहीं छोड़ देनी चाहिए थी नशिस्त। आप किसी और को, अपने बेटे, भतीजे, चाचे, मामे, ताए, किसी और को लेकर आ जाते। पहले भी कुछ मुल्क में ये काम होता है ना, टब्बर की टब्बर है, तो आप किसी और को लेकर आ जाते। आपके अंदर हिर्स भी बहुत है इक़्तिदार की, और आपके अंदर फिरानियत और रौनक भी बहुत ज्यादा। यानी आप एक इलेक्टेड हवान को इस काबिल नहीं समझते कि आप हल्फ उठाए। अच्छा, आज वो पहुंच जाते हैं वहां पे, हल्फ नहीं उठा सके जो भी वजह थी, लेकिन उनकी बेशर्मी और ढिठाई की आप हद देखें कि वो ऐवान से बाहर निकल के जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने खुद पता। अमीर अब्बास साहब, आवाज आ रही है आपको? अमीर अब्बास साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, नज़ीर लगारी साहब, सर मैं ये बात तो कंप्लीट करेंगे। अमीर अब्बास साहब अभी राब्ता मुनक़ता हुआ, मुझे ये अमीर अब्बास साहब, सर आपको आवाज आ रही है? देखिए, आज वो पंजाब असेंबली से बाहर निकल के जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उनको इतनी भी शर्म महसूस नहीं हुई कि वो खुद कह रहे थे वहां खड़े होकर कि मैं इसलिए हल्फ उठाने आया हूं कि हुकूमत मुझे ऑर्डिनेंस के जरिए से डिस्क्वालीफाई कर सकती है। यानी वो कह रहे थे कि मैं आज भी हल्फ नहीं उठाना चाहता, मैं अगले 2 साल भी हल्फ नहीं उठाना चाहता। तुम्हारी औकात, पूरी पंजाब असेंबली 350 से ज्यादा, उन सबको वो कह रहे थे कि तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम्हारी हैसियत ही नहीं है, तुम क्या शीतर हो मेरे सामने, मैं तुम्हारे साथ आके बैठूं? तो मैं तो अभी भी नहीं हल्फ उठाना चाहता, मुझे तो ये ऑर्डिनेंस की डंडा लेकर आया। शर्म आनी चाहिए चौधरी निसार अली खान जैसे शख्स को। अगर नहीं आ रहे थे बाबा तुम, और तुम्हें आज भी डंडा लेकर आया है कोई, तो कम से कम तुम ये भरम रखने के लिए कह देते कि भाई मुझे अब चले एहसास हो गया, मैं अब वापस आ गया हूं, कोई और रीजन दे देते। तो ये तो कल्चर है जो आपको नजर आ रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिकल। राइट सर, बिल्कुल ठीक है सर। मुझे पीडीएम पे बात करनी है, और पीडीएम में इस वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द भी शहबाज शरीफ साहब के शाहिये में शिरकत के लिए पहुंच चुका है। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन मुझे अजान ब्रेक पे जाना है। अजान के बाद वापस आते हैं, इस पे कुछ मजीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे बताइएगा नज़ीर लगारी साहब, सर पीडीएम के दोबारा से कुछ एक होने में, मुतहरिक होने की कुछ चांसेस हैं? आज जो इशाया दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द भी पहुंच चुका है, मरियम बीबी भी उसके अंदर शिरकत कर रही हैं, क्या दोबारा से कोई नजर आ रही है जान आपको पीडीएम में? असल में पीडीएम के बारे में एक शायर ने काफी अर्सा पहले एक शेर लिख दिया था, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। तो 8 महीने जो उम्र है पीडीएम की, इसमें 4 महीने में जलसे हुए, जुलूस हुए, और मीडिया टॉक्स हुई, गुफ्तगू हुई, और बड़े जोरदार दावे किए गए, नारे मारे गए, और हुकूमत को और इमरान खान को घर भेजने की बातें हुई, और बड़े धूम धड़के से और बड़े शानदार तरीके से हुई, और लोगों को एक उम्मीद दिलाई कि जनाब देखें ये मामला साफ हो गया है, देखें कल जो सूरज तलू होगा तो उसमें इमरान खान का इख्तियार खत्म होगा। अच्छा आज रह गया ना, 2 दिन के बाद होगा, फिर 5 दिन के बाद होगा, फिर 7 दिन के बाद होगा, नहीं ऐसे अगले हफ्ते होगा, फिर 2 हफ्ते के बाद होगा। ये इन्होंने 2-4 महीने तो इस तरह गुजारे, फिर 4 महीने आपस में लड़ने में गुजारे हैं, और आपस की लड़ाई के अंदर भी लॉजिकल स्टैंड किसी का भी नहीं रहा है, और एक दूसरे को दीवार से लगाने की कोशिशें होती रही हैं, और आगे बढ़ कर एस्टैब्लिशमेंट से जफ्फियां डालने के लिए कोशिशें की जाती रही हैं, और किस हद तक कामयाब हुए या नहीं हुए, एक फरीक तो लगता है कि किसी हद तक आगे बढ़ा है, लेकिन
फिर उस फरीक ने भी यही कह दिया कि अच्छा जी चले मुद्दत पूरी करें। तो अब होता क्या है, अभी ये मिल बैठे हैं तो यही कहेंगे एक दूसरे को कि ऐसा करें कि उनको मुद्दत पूरी करने देते हैं, इस पर जाएंगे। अच्छा लड़ाई की बात नहीं करते हैं, ये बात फिर भी करते रहेंगे कि धांधली हुई है, और ये बात भी करेंगे कि इमरान खान धांधली के पैदावार है, ये भी बात करते रहेंगे कि वो कठपुतली हुकूमत है, ये भी हम कहते रहेंगे कि ये जो है धांधली के इलेक्शन आरटीएस बैठने से ये इख्तिदार में आए, ये भी हम सब कुछ कहते रहेंगे और एक दूसरे को भी दीवार से लगाते रहेंगे। एक जो है वो कहेगा कि ये सिर्फ पंजाब की पार्टी है, दूसरा कहेगा ये सिर्फ सिंध की पार्टी है, और मौलाना जो है अपना एक अलग से एक शानदार किस्म का जो है वो पक्का राग वो भी उनका चलता रहेगा, और वो जो है एक नया बयानिया चकज़ेब शाह का अपना बयानिया होगा। ये इस तरह से ये चीजें चलाई जाएंगी। हमें वो वक्त याद आता है, लेकिन इसमें लगारी साहब इसका मतलब ये है कि जो टफ टाइम देना बनता है हुकूमत को वो देने में ये पीडीएम नाकाम रहेगी, यानी अवाम के लिए रिलीफ इनके आने से इनके बात करने से भी नहीं है, ऐसे ही है। टफ टाइम बनने के दो मौके थे, ये दे सकते थे, और इन्होंने जिस तरह से ये तहलील हुए और जिस तरह से बुखारात बनकर उड़े, जब आर्मी एक्ट आना था तो हम समझ रहे थे कि इमरान खान के तो हाथ में नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकेगा, ये कैसे पास करा सकते हैं इमरान खान, इनके लिए तो मुमकिन ही नहीं है। और दूसरा टीएफ जो था उस मामले पर इन्होंने वो दिखाना था, उसमें भी अपोजिशन तो बिल्कुल ऐसे आई कि जनाब हम वो फैसिलिटेट बनकर आ गए। अब ये लोगों को क्या मुंह दिखाते हैं, इसलिए इन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं पीडीएम बनाते हैं और जो है फिर हम हुकूमत पर चढ़ाई करते हैं, लोगों को एतबार आएगा कि हम अच्छी अपोजिशन है, ठीक ठाक अपोजिशन है। ये ठीक था। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के लोगों ने एक झलक देखी है पिछले सदी की जो सियासत हुआ करती थी मुज़ाहमत की, उसकी कुछ शक्लें देखी हैं। हमने बिलावल भुट्टो से और मरियम नवाज से शानदार तकरीरें सुनी हैं। मेरा ख्याल है कि ये डिक्शन हमने एक बड़े अरसे के बाद सुना और मुझे वो तकरीरें बहुत अच्छी लगती थी। मेरा दिल अब भी चाहता है कि ये दोनों तकरीरें करें, लेकिन आगे क्या होगा अमली तौर पर, तो अमली तौर पर जो पीछे हुआ है वही कुछ होगा। अमीर अब्बास साहब सर, बड़े मुनासिब तज्जिया दिया है तज्जियादारी साहब ने। देखें, अगर तो पीडीएम का मकसद सिर्फ ये है कि ये सारी जमातें इमरान खान को बुरा भला कहती रहे, इमरान खान को नाकाम कहती रहे, उसको सिलेक्टेड कहती रहे, इमरान खान को उसकी तब्दीली के और यू टर्न्स के ताने देती रहे, उसकी बैड गवर्नेंस के ताने देती रहे, तो इस काम के लिए पीडीएम बनाने की जरूरत तो नहीं है। ये काम तो हर जमात फर्दन कर सकती है। जब सितंबर 2020 में पीडीएम उससे पहले नहीं थी, उस वक्त ये कर रही थी, और अब जब पीडीएम अमली तौर पर तहलील है तो उसके बाद भी ये 2 महीनों में इन्होंने ये काम किया, तो उसके लिए पीडीएम बनाने की क्या जरूरत है? पीडीएम बनाने का मकसद ये है कि आप एक तहरीक बना ला रहे थे, जैसे माजी में तहरीकें 3-4 उठी थी, आप हुकूमत गिराना चाहते थे, हुकूमत आप नहीं गिरा सके, वो आपकी ठुस हो गई, बल्कि फुसफुस हो गई, हुकूमत तो आप गिरा नहीं सके। तो आप फिर पीडीएम का मकसद क्या करना है? ऐसा कौन सा काम है जो नून लीग इनफरादी हैसियत में नहीं कर सकती और वो पीडीएम कर लेगी, जो पीपल्स पार्टी इनफरादी का ऑपोजिशन की हैसियत में नहीं कर सकती और वो पीडीएम कर लेगी, या बाकी ऑपोजिशन जमात की हैसियत में नहीं कर सकती और पीडीएम कर सकती है? वो एक ही काम था ना कि वो हुकूमत गिराई जाए और सारी इन जमातों की ताकत को मुजतमे करके और इमरान खान के खिलाफ आवाज खोल दिया जाए। वो ना ये खोल सके, ना ये आज खोल पाएंगे, ना ये कल खोल सकते, ये बात तयशुदा है, ये नहीं कर सकते ये काम। तो फिर आपने ये पीडीएम का जो एक हब्बा खड़ा कर दिया था कि जो पीडीएम आ जाएगी और एक तो कोई इनकलाब बर्पा हो जाएगा और बड़ी कोई तब्दीली आ जाएगी, तो वो आपने नहीं किया। अच्छा, सर रोल प्ले कर रही है सही वैसे ऑपोजिशन जो उसे करना चाहिए सारे मौके पे? जब उनसे बात करते हैं वो कहते हैं कि पार्लियामेंट में आती नहीं है हुकूमत, हमसे मुशावरत नहीं की जाती, हमें रखा नहीं जाता किसी बात के अंदर, तो हम आवाज तो जितनी उठा सकते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, आवाम के मसाइल, रिफॉर्म्स उसके ऊपर उठा रहे हैं, अपना हम रोल प्ले कर रहे हैं सही तरीके से? देखिए, ये काम तो वो कर रहे हैं किसी हद तक, और ये पीपल्स पार्टी भी कर रही है, और यही काम है ऑपोजिशन, और यही करना चाहिए। ऑपोजिशन को कहा जाता है गवर्नमेंट इन वेटिंग, ऑपोजिशन होती है वॉचडॉग। ऑपोजिशन मेरी आप सबके आवाम की नुमाइंदगी करती है और हुकूमत की गर्दन पे नाखून रख के उसे गलत काम करने से रोकती है और उसे सही काम करने पर मजबूर करती है। ये काम है ऑपोजिशन का, सादा सी तारीफ है, ये काम करना चाहिए इनको।
लेकिन ये पीडीएम बनाना, हुकूमतें गिराना, ये बहुत गंदा खेल है, घिनौना खेल है। ये दोनों एक दूसरे के साथ ये करते रहे माजी में, इन दोनों के साथ भी होता रहा है, कोई और भी करता रहा है, ये दोनों खुद भी करते रहे। अब बदकिस्मती ये है कि अब ये दोनों मिलकर किसी तीसरे के साथ ये काम कर रहे हैं, तो ये गंदा खेल पर रुकेगा तो नहीं। आज आप इमरान खान को निकाल दें एक लम्हे के लिए, कल इमरान खान नहीं है इक़्तिदार में, तो आप क्या ये सब, लगारी साहब तो जानते तारीख से वाकिफ है, इनसे पूछे क्या फिर इमरान खान इनको सुख का सांस लेने देगा? इमरान खान इनके लिए फूलों के सेज को कांटों का बिस्तर बना देगा, फिर क्या मिलेगा आपको? कल को वो आपके खिलाफ निकल आएगा, लठ लेगी और आपको निकालेगा, लॉकडाउन करेगा, धरने देगा, जलसे करेगा, लॉन्ग मार्च करेगा, फिर आप क्या करेंगे? तो ये म्यूजिकल फेयर खेलना बंद करें। इस मुल्क में परफॉर्मेंस के ऊपर, डिलीवरी के ऊपर, गवर्नेंस पर पॉलिटिक्स, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स का मुतबादल लेकर आ। आज इमरान खान जो काम नहीं कर पा रहा, उसका मुतबादल लाइए पीपल्स पार्टी, उसका मुतबादल रखा नून लीग ने। कभी आपने मौलाना फजलुर रहमान की जबान से मुझे मेरे कान जो है वो तरस रहे हैं कि फलाना कभी तो बात करें कि मेरा जुडिशियल रिफॉर्म का एजेंडा ये है, मेरा पॉलिटिकल रिफॉर्म का एजेंडा ये है, मेरी पार्टी का हेल्थ केयर रिफॉर्म का एजेंडा ये है, मेरी पार्टी का एजुकेशन रिफॉर्म का एजेंडा ये है, मेरी पार्टी का सिविल सर्विसेज। कभी मौलाना नहीं बात की, सिवाय ये कि ये सिलेक्टेड है, यहूदी है, सिलेक्टेड है, इसके अलावा इसका मतलब क्या है कि आपके बदले कुछ नहीं, आपको आता कुछ नहीं, आप खुद नालायक हैं, आप सिर्फ इक़्तिदार में बैठना चाहते हैं, लोगों को समझने को लोगों इकट्ठे आपके सामने बैठे रहेंगे। तो ये आपके मदरसे के लोगों को तो आप कर सकते हैं हिप्नोसिस के जरिए से, आप पूरे 22 करोड़ लोगों को नहीं कर सकते। किसी पार्टी ने मुतबादिल रखा? बताएं नून लीग ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सिवाय सिलेक्टेड के अलावा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कि हाँ इमरान खान को निकालने के बाद हम ये करेंगे, निकाल इमरान खान को, फिर आप क्या करेंगे? आप ही तो बताएं आप क्या करेंगे। आप इसीलिए उस तरह से शायद टफ टाइम दिया भी नहीं चाह रहा कि शायद चाहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी खास करके हुकूमत अपना वक्त पूरा करे। लगारी साहब सर जी क्या फरमाया आपने? मैं ये कह रहा था कि शायद यही वजह है कि उस तरह से टफ टाइम भी नहीं दिया जा रहा नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि शायद अंदर खाते चाहते हैं कि ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करे और अगर नाकाम होती है तो इसके ऊपर भी वो बताएं कि जी 5 साल पूरे किया कराया कुछ भी नहीं है आपने। पीडीएम की जो गायत हो सकती है एक हद तक मियां शहबाज शरीफ या मियां नवाज शरीफ के लिए, वो ये हो सकती है कि जब पीडीएम एक साथ होगी तो पंजाब के अंदर बयानिया नवाज शरीफ का, वो बयानिया नहीं जो उन्होंने गुजरांवाला में कहा था, वैसे बयानिया उनका चलेगा, धूमधाम उनकी चलेगी, धूम धड़का उनका चलेगा, पीपल्स पार्टी का कारकुन दूर पीछे कहीं खड़ा होगा या उनके लोग आएंगे, यार जलसा तो पीएमएल का होता है ना जी, लोग अपने लाते हैं तो हम अपना इस जलसे में क्यों जाएं, तो वो होगा। और ये होगा कि बिलावल पंजाब में और खासतौर पर सेंट्रल पंजाब में वो अपनी कोई सियासी सरगर्मी ना करें, इनकी कोशिश ये होगी। और दूसरी तरफ ये होगी कि सिंध में अपना पीएमएल-एन ना आए, लेकिन सिंध के देही इलाकों में कोई भी पार्टी आ जाए उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो स्पेस ले सके। वहां किसी पार्टी की ना बुनियाद है, ना वर्कर्स हैं, ना कैडर है, ना कोई चीज है। पीएमएल-एन को ये फायदा होगा पीडीएम में कि बिलावल इंगेज हो जाएंगे उनके साथ और वो अगले 2 साल उनके साथ इस तरह से निकालेंगे कि बहुत अच्छे मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाई होकर साथ चल रहे होंगे और उनका अपना ग्राउंड जो है वो नहीं बनेगा, इसलिए उनको राइट सर, मुझे क्लोजिंग पे जाना है। नज़ीर लगारी साहब आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में। अमीर अब्बास साहब आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, हुकूमत जाने की बात तो काफी हद तक थम चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ी परसेंटेज ऐसे लोगों की है जिनको इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि हुकूमत किसकी होती है। उनके मामला ठीक चलने चाहिए, आम आदमी आवाम के लिए आसानियां पैदा होनी चाहिए और इसी के ऊपर हुकूमतों को काम भी करना चाहिए। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।